एक बार एशियन पेंट्स स्टैम्प प्रूफ कराओ। एशियन पेंट्स अल्टीमा प्रोटेक्ट, लैमिनेशन वाला एक्सटीरियर पेंट। अल्टीमा प्रोटेक्ट, बारिश को आने दो। द टर्म मोनोपोली मीन्स कि जब एक बिजनेस कैटेगरी में कुछ कंपनीज हैं एंड उनमें से एक कंपनी बहुत बड़ी है एंड उसके कंपेटिटर्स उस कंपनी के कंपैरिजन में बहुत छोटे हैं। इट ऑल्सो मीन्स कि एक सेगमेंट में एक कंपनी का मार्केट शेयर 50% से ज्यादा होना एंड उसके कंपेटिटर्स का कंबाइंड मार्केट शेयर 50% से कम होना। मोनोपोली बिजनेस एरिया में सिर्फ एक कंपनी के पास सबसे ज्यादा पावर्स होती हैं कंपेयर टू इट्स कंपेटिटर्स। एंड ऐसी ही पेंट सेगमेंट के अंदर एक कंपनी है जो इस सेगमेंट को मोनोपोलिस्टिक वे में रन करती है एंड इट इज नन अदर देन एशियन पेंट्स। एशियन पेंट्स के पास कोई स्पेशल पावर्स नहीं है बट उनके एक्सीलेंट काम एंड स्ट्रेटजीज की वजह से आज वो मार्केट में लीडर हैं एंड उनके रेवेन्यू नंबर्स ये सब प्रूव भी करते हैं। पेंट सेलिंग सेगमेंट के अंदर बेसिकली तीन मेजर कंपनीज आती हैं। नंबर 1 इज एशियन पेंट्स, उसके बाद बर्जर पेंट्स एंड देन नेरोलैक। अगर हम तीनों के 2021-22 के रेवेन्यूज की बात करें तो बर्जर पेंट्स ने 7800 करोड़ का रेवेन्यू अर्न किया एंड नेरोलैक ने 7300 करोड़ का रेवेन्यू। बट यही एशियन पेंट्स ने इंडिविजुअली ही अराउंड 25,000 करोड़ का रेवेन्यू अर्न किया, जो बर्जर एंड नेरोलैक के कंबाइंड रेवेन्यूज का ऑलमोस्ट 2x है। एंड दिस इज ऑल्सो नॉट इट, एशियन पेंट्स इज द ओनली कंपनी इन द हिस्ट्री जिसने रेगुलरली ओवर 2 डिकेड्स 20% CAGR मतलब 20% का कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट हिट किया है, which makes Asian Paints the only Indian company to achieve this kind of CAGR consistently over the years. बट अब सवाल तो ये है कि एशियन पेंट्स ने इतना हाईली प्रॉफिटेबल मोनोपोलिस्टिक बिजनेस बिल्ड कैसे किया। सो द स्टोरी गोज बैक टू 1942 जब चार दोस्तों ने मिलकर इस कंपनी को स्टार्ट किया। इंडिया उस टाइम ब्रिटिश राज के अंडर ही था एंड पेंट इंडस्ट्री को मोस्टली फॉरेन कंपनी से ऑपरेट करती थी। बट चंपकलाल चौकसी हैड द करेज कि उन्हें एशियन पेंट्स के साथ कुछ बड़ा करने का सपना देखा। जहां 1952 में उन्हें 23 करोड़ का एनुअल टर्नओवर हिट किया एंड 1962 में वो इंडिया की लार्जेस्ट पेंट मैन्युफैक्चरिंग कंपनी बन गए, जो पोजीशन वो अब तक ओन करते हैं। बट एशियन पेंट्स ने एक्चुअली में ऐसा क्या डिफरेंट किया जो उसके कंपेटिटर कंपनीज नहीं कर पाई। एंड दिस इज वेयर वी आर गोना अंडरस्टैंड कि एशियन पेंट्स की वो क्या स्ट्रेटजीज थी जिसकी वजह से वो आज इतनी बड़ी कंपनी बन पाई है। सो पॉइंट नंबर 1, एशियन पेंट्स डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स। अनलाइक अदर पेंट कंपनीज और इट्स कंपेटिटर्स, एशियन पेंट्स डायरेक्टली रिटेल डिस्ट्रीब्यूटर्स को पेंट सेल करने को देता है। ये रिटेलर्स डायरेक्टली एशियन पेंट से सामान लेते हैं एंड उसको कस्टमर्स को सेल करते हैं बाय एक्सक्लूडिंग ऑल द मिडिलमैन। इससे उनका एक्चुअली में बहुत ज्यादा कॉस्ट सेव होता है। इन जनरल मेथड मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज होलसेलर को सेल करती हैं एंड देन वो रिटेलर्स को एंड रिटेलर कस्टमर को, एंड इस प्रोसेस में मैन्युफैक्चरर को अराउंड 25% का कमीशन शेयर करना पड़ता है सारे मिडिलमैन्स के साथ। बट क्योंकि एशियन पेंट्स डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूटर्स के साथ काम करता है एंड सारे मिडिलमैन्स को एलिमिनेट करता है, तो उनको अपने सेलिंग प्राइस में से सिर्फ 5% का कमीशन डिस्ट्रीब्यूटर या रिटेल सेलर को देना पड़ता है। इससे वो बहुत सारा कॉस्ट तो सेव करते ही हैं बट इसके साथ ही साथ अपने डिस्ट्रीब्यूटर्स के साथ डायरेक्टली कनेक्टेड भी रह पाते हैं, जिससे उनका डिस्ट्रीब्यूटर्स के साथ कम्युनिकेशन प्रोसेस भी बहुत इजी हो जाता है। पॉइंट नंबर 2, टेक्नोलॉजी। इन टर्म्स ऑफ टेक्नोलॉजी ऐसा नहीं है कि दूसरी कंपनीज आउटडेटेड वर्क कर रही हैं, बट एशियन पेंट्स हमेशा उनसे एक कदम आगे रहा है। जस्ट लाइक दिस वन टाइम जहां 1917 में एशियन पेंट्स के पास सुपर कंप्यूटर्स थे इवन बिफोर इसरो हैड इट, एंड उन कंप्यूटर्स को यूज करके उन्होंने अपने बहुत सारे माइक्रो प्रोसेसेस जो एम्प्लॉइज खुद हैंडल करते थे मैनुअली, उनको ऑटोमेट कर दिया, जिससे वर्कफोर्स तो कम लगती ही थी बट उसके साथ साथ उनका बहुत सारा कॉस्ट एंड टाइम भी सेव होता था। बहुत सारे डेटा एंड रिकॉर्ड्स को उन्हें इस कंप्यूटर में स्टोर करना चालू कर दिया एंड इन्हीं डेटा पॉइंट्स का यूज करके वो अपनी सर्विस लेवल एंड डिमांड्स को भी प्रेडिक्ट करने लगे, जिससे वो और प्रिसाइजली अपने राइट कस्टमर के लिए राइट प्रोडक्ट बना सकते थे। उनकी कंपेटिटर कंपनीज लाइक बर्जर पेंट्स एंड नेरोलैक्स ने भी इस प्रोसेस को ऑटोमेट करना तो जरूर चालू किया बट एशियन पेंट्स के बहुत टाइम बाद। एंड सो एशियन पेंट्स इन टर्म्स ऑफ टेक्नोलॉजी भी अपने कॉम्पिटिटर से हमेशा बहुत आगे रहा है। पॉइंट नंबर 3, टारगेट ऑडियंस एंड रिपीट ऑर्डर्स। द बेस्ट पार्ट अबाउट दिस एशियन पेंट्स केस स्टडी इज कि चंपकलाल चौकसी जो एशियन पेंट्स के को-फाउंडर हैं, उनने डेकोरेटिव पेंट सेगमेंट को अपने टारगेट ऑडियंस चुना इंस्टेड ऑफ इंडस्ट्रियल पेंट सेगमेंट। इंडस्ट्रियल पेंट सेगमेंट में कंपटीशन तो ज्यादा था ही बट पैसा भी ज्यादा बन सकता था, बट वहां प्रॉफिट मार्जिन्स ज्यादा नहीं थे एंड इसलिए एशियन पेंट्स ने इंडस्ट्रियल सेगमेंट को छोड़ के डेकोरेटिव पेंट सेगमेंट चूज किया, जो उस टाइम के हिसाब से बहुत डिफरेंट स्ट्रेटजी थी एंड उस स्ट्रेटजी के अंदर ज्यादा कंपटीशन भी नहीं था एंड प्रॉफिट मार्जिन्स भी ज्यादा बनाए जा सकते थे। इसका बेनिफिट ये था कि जब सारी कंपनीज B2B बिजनेस कर रही थी एंड बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज के साथ बड़े बड़े ऑर्डर साइन कर रही थी, एशियन पेंट्स ने कंज्यूमर सेगमेंट पकड़ा एंड सिर्फ कॉमन लोगों को अर्बन एंड रूरल एरियाज में बेचना चालू किया।
एंड बिकॉज उन्होंने अपना टारगेट सेट किया था डेकोरेटिव सेगमेंट, आज उनके टारगेट ऑडियंस सारे हाउस होल्ड कस्टमर्स हैं जो नॉर्मल हाउस पेंट करवाते हैं। एंड इसका एडवांटेज ये भी था कि ऐसा करके वो हायर मार्जिन पे ऑपरेट कर सके, मतलब उनने ज्यादा पैसा बनाया एंड एक डिस्ट्रीब्यूशन चैनल भी बिल्ड किया जो आज तक उनका सबसे बेस्ट डिसीजन था। एंड सो एशियन पेंट्स ने इनिशियल स्टेज पे ही एक गैप आइडेंटिफाई किया एंड अपने टारगेट ऑडियंस को क्लियर रखा, जिससे उनके लिए सेलिंग इजी हो गई। एंड एज दिस डेटा आल्सो सजेस्ट कि एशियन पेंट्स अपना 90% सामान अपने एग्जिस्टिंग कस्टमर्स को ही सेल करता है, मतलब कि उनके 90% सेल्स रिपीट कस्टमर्स से आती है जिनने कभी ना कभी एशियन पेंट्स यूज किया है एंड अब वो फिर से यूज करना चाहते भी हैं, जो बाकी कंपनीज के केस में बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। वो बहुत ज्यादा पैसा खर्च करते हैं मार्केटिंग एंड एडवर्टीजमेंट के ऊपर नए कस्टमर्स को एक्वायर करने के लिए। एंड क्योंकि उनके कंपेटिटर्स भी B2B मॉडल पे काम करते हैं जहां वो इंडस्ट्रियल पेंटिंग में ज्यादा ध्यान देते हैं, तो उनको नए क्लाइंट लाना भी डिफिकल्ट होता है कई बार। पॉइंट नंबर 4, इन्वेंट्री टर्नओवर स्ट्रेटजी ऑफ एशियन पेंट्स। नाउ इन्वेंट्री टर्नओवर मींस कि एक कंपनी जो गुड्स को मैन्युफैक्चर कर रही है वो उनको कितनी जल्दी सेल आउट करके रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं या उन सेल्स के बदले में पैसा ले सकते हैं। नाउ अ वेरी रैंडम एग्जांपल कि समझो एशियन पेंट्स एक साल में 1200 कैन्स पेंट के बनाती है एंड हर 30 डेज में वो 100 पेंट को सेल करती है, तो उनका इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो हुआ 12, विच मीन्स कि वो जितना अमाउंट मैन्युफैक्चर करते हैं उसको हर 30 दिन में वो पूरा सेल करके पैसा ले लेते हैं। अब इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो जितना ज्यादा होगा वो उतना ही अच्छा है, एंड अगर इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो कम है तो इसका मतलब कि आप सही से अपना इन्वेंट्री मैनेजमेंट नहीं कर रहे हो। इन टर्म्स ऑफ एशियन पेंट्स उनका करंट इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो 3.4 है एंड बर्जर पेंट्स का 2.58 है। ये नंबर बहुत क्लोज लग रहा है, बट अगर आप टेक्निकली कैलकुलेशन करोगे तो ये पता चलेगा कि छोटे से डिफरेंट की वजह से एशियन पेंट्स एनुअली 14,000 करोड़ रुपीस का एक्स्ट्रा रेवेन्यू अर्न करता है, मतलब 14,000 करोड़ रुपीस इन एक्स्ट्रा रेवेन्यू जस्ट बिकॉज दे हैव बेटर इन्वेंट्री टर्नओवर मैनेजमेंट। एंड नाउ यू नो कि ये छोटी छोटी चीजें एक्चुअली में कितना ज्यादा मैटर करती हैं एक बड़े बिजनेस के अंदर। मैंने पहले भी बताया था कि एशियन पेंट्स अराउंड 2-3 बार एक डीलर को पेंट सप्लाई कर देते हैं एक ही दिन के अंदर, एंड ये सिर्फ इसलिए बिकॉज कि जब भी डीलर्स के पास कोई डिमांड आए वो उस डिमांड का सप्लाई फटाफट से कर दे, जिससे कस्टमर का भी काम हो जाए एंड एशियन पेंट्स के पेंट कैंस भी फैक्ट्री में फोकट न रखे रहे एंड वो भी सेल हो जाए, जिससे डीलर भी पैसा बनाएगा एंड एशियन पेंट्स भी अपने सामान को फैक्ट्री से जल्दी डीलर के पास बेचेगा, जिससे वो उतना ज्यादा रेवेन्यू जनरेट कर पाएंगे। पॉइंट नंबर 5, द लेजेंडरी टिंटिंग मशीन। सो टिंटिंग मशीन एक बड़े साइज की मशीन होती है जो मोस्टली 2-3 अलग अलग बेसिक पेंट कलर्स को मिक्स करके एक डिफरेंट शेड ऑफ कलर प्रोड्यूस करके देती है, लाइक ब्लू एंड ब्लैक को मिक्स करके डार्क ब्लू बनाना, येलो एंड रेड को मिक्स करके ऑरेंज कलर बनाना, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। बट जब सारी कंपनीज टिंटिंग मशीन को अपनी फैक्ट्री के अंदर रखते थे एंड कलर मिक्सिंग करके अपनी फैक्ट्री से एक एक कैन जाके डीलर को सप्लाई करके देते थे, इसमें एशियन पेंट्स को एक फॉल्ट दिखा एंड एशियन पेंट्स ने इन सबसे अलग होकर एक नया मूव अपनाया। ये टिंटिंग मशीन की एक स्पेस बना के अपने डीलर्स की शॉप्स में ही इस मशीन को एस्टैब्लिश करवा दिया, जहां पे उस मशीन का सेटअप उस डीलर की शॉप के अंदर ही था एंड वो वहीं पे मिक्सिंग करके अपने कस्टमर को डायरेक्टली सेल कर सकता था। इसके लिए उनको शॉप्स की स्पेस जरूर बढ़ानी पड़ी, बट अब इससे बहुत सी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। जैसे जब भी कोई डिफरेंट शेड ऑफ कलर की डिमांड आती थी तो डीलर उसी समय अलग अलग कलर्स को मिक्स करके एक मिक्सचर कलर क्रिएट करके कस्टमर को सेल कर देते थे वहीं के वहीं। टिंटिंग मशीन ऑब्वियसली बहुत महंगी आती थी एंड इसलिए एशियन पेंट्स ने यही मशीन्स डीलर को EMIs एंड लीज के ऊपर भी सेल करना चालू कर दिया, ताकि हर एक डीलर इस मशीन को यूज कर सके एंड अपनी शॉप के अंदर ही वो कलर्स का मिक्सचर बना के सेल कर सके। इससे उनका इन्वेंट्री टर्नओवर और ज्यादा बेटर हुआ क्योंकि अब वो अपनी सप्लाई को और ज्यादा तेजी के साथ कर सकते थे। ऐसी बहुत सारी स्ट्रेटजीज हैं और भी जिनको सिर्फ एशियन पेंट्स ने ही यूज किया है एंड उनके कंपेटिटर्स ने उनको सिर्फ बाद में कॉपी किया है। एंड यही कुछ रीजंस भी हैं कि आज एशियन पेंट्स की कंपनी वैल्यूएशन अराउंड $36 बिलियन की है। And in 2021 too, they earned gross revenue of around $3.72 billion, which is 3x in terms of Berger Paints की revenue. Not just this, but आने वाले टाइम में वो और भी होम डेकोरेटिव आइटम्स में एंट्री कर रहे हैं, जिससे वो डिफरेंट सेगमेंट्स में पूरे होम इंटीरियर मार्केट को भी कवर करना चाहते हैं। And this is especially for people who might be looking for a one-stop solution. Asian Paints उन्हीं के लिए अपने upcoming ventures में इन्वेस्ट कर रहा है। Just like they are looking to expand into furniture, furnishing and decorative lighting, जहां नए होम्स के लिए वो पेंट करने के साथ साथ उनको होम डेकोर ऑप्शंस भी प्रोवाइड कर रहे हैं, which is a very logical expansion. And so this is how Asian Paints पेंट मार्केट में आया एंड उनने सही स्ट्रेटजीज का यूज किया
इस सेगमेंट को उनने रूल किया एंड अब स्टेबल रेवेन्यू से उनका मन भर गया है, तो अब वो डेकोर में भी एंटर कर रहे हैं अपने रेवेन्यूज को स्काई रॉकेट करने के लिए, अपने इस बिजनेस को और भी ज्यादा स्केल करने के लिए। एंड सो here we come to an end of this case study. I hope कि आपको आज इस केस स्टडी वीडियो देख के कुछ नया सीखने मिला होगा, या मे भी कोई एक नया पर्सपेक्टिव या एक डिफरेंट लर्निंग एक्सपीरियंस मिला होगा। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक कर दो एंड ऐसी 2 बिजनेस केस स्टडी हर वीक आपको मिलती रहेंगी, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना एंड ऑल्सो डोंट फॉरगेट टू क्लिक दैट बेल आइकन अबव दैट। सामने ही सामने आपको बेल आइकन भी मिल जाएगा, उसको भी प्रेस करके जाना ताकि यू डू नॉट मिस एनी नोटिफिकेशन फॉर एन अपकमिंग वीडियो। अब मैं आपको मिलूंगा इन द नेक्स्ट वीडियो वेरी वेरी सून। टिल देन बाय बाय।